एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो सबसे बुनियादी लैंग्वेज है वो HTML है। इसलिए HTML के अंदर एक्सपर्ट होना किसी भी वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। HTML बुनियादी तौर पर एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ टैग्स अवेलेबल होते हैं। इन टैग्स को इस्तेमाल करके हम वेब पेज या वेबसाइट को डेवलप करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स ऐड करते हैं। कंटेंट से मुराद ये है कि हम एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस और स्लाइडर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के कंटेंट्स को ऐड करने के लिए HTML हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप इस वेबसाइट को विजिट करें code.visualstudio.com। इस वेबसाइट से आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इस सॉफ्टवेयर का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ के बटन पे क्लिक करें, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा और किसी भी रेगुलर सॉफ्टवेयर को जिस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लें। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप इसको ओपन करें। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे आप टाइप करें विजुअल स्टूडियो कोड, शो हो जाएगा और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम HTML प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करेंगे। आप किसी भी ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं D ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। सबसे पहले आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप न्यू के बटन पे क्लिक करें और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। अपने HTML प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस फोल्डर का नेम रखा है HTML। आप कोई भी इसका नेम रख सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल ये फोल्डर एम्प्टी है। अब हम इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आएँ, क्लिक करें फाइल, ओपन फोल्डर। यहाँ से आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो हमारा फोल्डर D ड्राइव के अंदर था, तो मैं यहाँ पे D ड्राइव के अंदर जाऊँगा और HTML के फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करें, इसको चेक बॉक्स को क्लिक करें और येस पे क्लिक कर दें। अब हमारा HTML का फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप इस फोल्डर नेम पे अगर आप हॉवर करें तो यहाँ पे आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। आप इस फाइल के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको नेम दे दें index.html। अब हमारी index.html फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर आप अपना HTML का कोड टाइप कर सकते हैं। अब हम उन 4 बुनियादी HTML टैग्स के बारे में बात करेंगे, जिनको इस्तेमाल करके हम एक सिंपल वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप HTML। ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि इस फाइल की डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, मींस कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो HTML के टैग्स होंगे। इसके बाद जो टैग है वो HTML है। HTML टैग ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ से HTML के कंटेंट्स शुरू हो रहे हैं। HTML टैग के अंदर हम 2 टैग्स ऐड करते हैं, एक हेड टैग और दूसरा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर वेब पेज का टाइटल और इस तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है जो एक्चुअली वेब पेज की मेन बॉडी के अंदर डिस्प्ले नहीं होती। जबकि बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट्स या जो भी टैग्स ऐड किए जाते हैं वो सारे वेब पेज की मेन विजिबल एरिया के अंदर शो होते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने पैराग्राफ या P टैग ऐड किया है। आप इस फाइल को सेव करें और गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन करें। ब्राउज़र की टैब के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा जो आपने टाइटल टैग के अंदर ऐड किया था, जबकि वेब पेज की बॉडी के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा जो आपने P टैग के अंदर ऐड किया था। वेब पेज के अंदर पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम P टैग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है। अगर आप वेब पेज के अंदर हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप H टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। H टैग या हेडिंग टैग में हमारे पास 6 मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। H1 टैग से हम सबसे बड़े फ़ॉन्ट साइज़ की हेडिंग ऐड कर सकते हैं, जबकि H6 टैग से हम सबसे छोटे फ़ॉन्ट साइज़ की हेडिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेब पेज के अंदर क्लिकेबल लिंक्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंकर टैग या A टैग इस्तेमाल करते हैं। href एट्रीब्यूट के थ्रू हम लिंक का सोर्स ऐड कर सकते हैं।
टारगेट एट्रीब्यूट से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लिंक को किस तरह से ओपन करना चाहते हैं। अगर हम टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देते हैं तो लिंक ब्राउज़र की नई टैब के अंदर ओपन होगा। अगर आप वेब पेज के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम OL टैग इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए हम LI टैग इस्तेमाल करते हैं। इसे अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम UL टैग इस्तेमाल करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स ऐड करने के लिए हम LI टैग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं या किसी ऑथर की कोटेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्लॉक कोट का टैग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप HTML कोड के अंदर अपने या टीम मेंबर्स के रेफरेंस के लिए कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम कमेंट्स टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML कमेंट्स जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं और ये एक्चुअली पेज पे डिस्प्ले नहीं होते। अगर आप वेब पेज के अंदर इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम IMG टैग इस्तेमाल करते हैं। IMG टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब ये है कि इस टैग को क्लोज़ करने के लिए हमें अलग से \IMG ऐड नहीं करना पड़ता। सोर्स एट्रीब्यूट से हम इमेज का पाथ ऐड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक डेमो इमेज demo.jpg ऐड की है और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो इमेज है ये उसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है जिस फोल्डर के अंदर index.html फाइल अवेलेबल है। आल्ट एट्रीब्यूट से हम इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करते हैं। अगर किसी वजह से ब्राउज़र के अंदर इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट शो होता है। इसके अलावा इमेज की विड्थ और हाइट डिफ़ाइन करने के लिए हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पिक्सल्स के अंदर ऐड की जाती हैं। वेब पेज के अंदर वीडियो इंसर्ट करने के लिए हम वीडियो टैग इस्तेमाल करते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट से हम वीडियो की विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्ले, पॉज और दूसरे कंट्रोल बटन्स डिस्प्ले करने के लिए हम कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। सोर्स टैग के ज़रिए हम वीडियो का पाथ और उसका फॉर्मेट डिफ़ाइन करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक डेमो वीडियो ऐड की है जिसका नेम है डेमो और इसकी एक्सटेंशन है .mp4। इसके अलावा हमने एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी ऐड किया है। अगर ब्राउज़र इस वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट शो होगा। वेब पेज के अंदर टेबल ऐड करने के लिए हम HTML टेबल टैग इस्तेमाल करते हैं। टेबल के अंदर रोज़ ऐड करने के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं। टेबल की फ़र्स्ट रो अमूमन कॉलम की हेडिंग्स पर मुश्तमिल होती है। कॉलम की हेडिंग ऐड करने के लिए हम TH टैग इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग रो के बाद वाली रोज़ के अंदर टेबल का मेन कंटेंट या सेल्स के अंदर डेटा ऐड किया जाता है। टेबल के मेन कॉलम्स डिफ़ाइन करने के लिए हम TD टैग इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक हेडिंग रो और 3 डेटा रोज़ ऐड की हैं। अगर आप टेबल के कॉलम्स के अराउंड बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम टेबल टैग के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू को 1 कर सकते हैं। टेबल का हेडर सेक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हमThead टैग इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक हेडिंग रो ऐड की है तो इसको हम Thead टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टेबल के अंदर बॉडी सेक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हम Tbody टैग इस्तेमाल करते हैं। बाकी रोज़ के अंदर चूँकि टेबल का मेन कंटेंट है तो इन रोज़ को हम Tbody टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलम को 2 या 3 कॉलम्स पे स्पैन करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट को न्यू लाइन के अंदर मूव करने के लिए हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह पे हम BR टैग ऐड करेंगे वहाँ से नई लाइन शुरू हो जाएगी। किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम I टैग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टेक्स्ट I टैग के दरमियान होगा वो इटैलिक स्टाइल के अंदर शो होगा। HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए या कंबाइन करने के लिए हम div टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टाइल एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं
तो हम उन एलिमेंट्स को div टैग के अंदर एनक्लोज कर देंगे और फिर वो स्टाइल उस div टैग पे अप्लाई कर देंगे। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ को div टैग के अंदर एनक्लोज किया और फिर इन दोनों एलिमेंट्स की टेक्स्ट अलाइनमेंट को हमने सेंटर कर दिया। स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट का कलर, फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको स्पैन टैग के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और फिर उस स्पैन टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने स्पैन टैग के ज़रिए टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। अगर आप पूरे पेज के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टाइल टैग इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ऐड किया जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने स्टाइल टैग को इस्तेमाल करते हुए h2 टैग का कलर डिफ़ाइन किया है। ये स्टाइल इस पेज पे मौजूद सारी h2 हेडिंग्स का कलर चेंज कर देगा। आप पेज के लिए स्टाइल किसी अलग फ़ाइल में भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग फ़ाइल क्रिएट करें index.css और जो कोड आपने स्टाइल टैग के अंदर लिखा है इसको इस न्यू फाइल के अंदर ऐड कर दें। डिफरेंस के लिए हमने h2 टैग का कलर चेंज कर दिया है। अब इस स्टाइल वाली फ़ाइल को HTML के अंदर लिंक करने के लिए हम लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं। लिंक टैग भी हमेशा हेड टैग के अंदर ऐड किया जाता है। href एट्रीब्यूट के ज़रिए हम CSS फाइल का पाथ ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि h2 टैग का कलर चेंज हो गया है और ये स्टाइल इस न्यू फाइल से रीड हो रहा है। अगर आप पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए अलर्ट मैसेज शो करवाया है। अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड को सेपरेट फाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट करें index.js के नाम से और अपना जावास्क्रिप्ट कोड इस न्यू फाइल के अंदर ऐड कर दें। इस न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML के अंदर लिंक करने के लिए भी हम स्क्रिप्ट टैग ही इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग में सोर्स एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इस न्यू फाइल का पाथ ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अलर्ट बॉक्स अभी भी शो हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये कोड index.js से रीड हो रहा है। क्लास एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी भी HTML एलिमेंट के लिए CSS स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने पैराग्राफ एलिमेंट को एक क्लास असाइन की है जिसका नेम है माई क्लास। आप इसके लिए कोई भी नेम रख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इस क्लास को इस्तेमाल करके हमने इस पैराग्राफ के लिए कलर डिफ़ाइन किया है। अब ये रेड कलर इस क्लास के ज़रिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट पे अप्लाई हो गया है। ID एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी भी HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने पैराग्राफ एलिमेंट को एक एग्जांपल ID असाइन की है। ID डिफ़ाइन करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये ID डुप्लिकेट ना हो। मींस के एक पेज के ऊपर आप एक ID किसी एक ही एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं। अब इस ID को इस्तेमाल करके हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर एक्सेस किया है और इसका स्टाइल यानी इसका कलर चेंज कर दिया है। अगर आपको CSS या जावास्क्रिप्ट कोड की लॉजिक समझ नहीं आई तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक HTML का कोर्स है। जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसके अंदर हम इस कोड की तफसीलात को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो कुछ सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक इस तरह का डेमो वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। जो वेब पेज आप डिज़ाइन करेंगे वो एग्जैक्टली इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का आपको इस एग्जाम्पल के अंदर नज़र आ रहा है। इसके टाइटल बार में माई पोर्टफोलियो लिखा हो, फिर वेब पेज के स्टार्ट में H2 लेवल की हेडिंग है माई ऑनलाइन रेज्यूमे। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के ज़रिए इसके अंदर 4 लिंक्स ऐड किए हैं। आप इसके अंदर कोई भी डेमो लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर और उसके नीचे आपका नेम और 1 लाइनर टैग लाइन ऐड करेंगे। फिर आप H4 टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए 4 सेक्शंस बनाएंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में शो हो रहे हैं। माई एक्सपीरियंस, माई एजुकेशन, माई हॉबीज़ एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इस वेब पेज को बनाने के बाद आप इसके कोड को गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर होस्ट कर सकते हैं। इस वेब पेज को गिटहब के अंदर होस्ट करने के बाद इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर शेयर करें ताकि आपको इसके बारे में फ़ीडबैक दिया जा सके। मेटा टैग्स के ज़रिए हम HTML पेज की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। मेटा टैग्स के ज़रिए हम जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती,
बल्कि वो सिर्फ पेज की करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करती है और वो इंफॉर्मेशन यूजुअली सर्च इंजन्स के लिए हेल्पफुल होती है। मेटा करैक्टर सेट टैग के ज़रिए हमने इस पेज की करैक्टर एनकोडिंग डिफ़ाइन की है, जो यूजुअली हम मोस्ट केसेस में UTF-8 ही यूज़ करते हैं। फिर मेटा टैग के ज़रिए हम वेब पेज के लिए कीवर्ड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स सर्च इंजन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इन कीवर्ड्स की बेस पे वेब पेज सर्च इंजन्स के अंदर रैंक किया जाता है। इसी तरह मेटा टैग के ज़रिए हम वेब पेज की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन भी सर्च इंजन्स के लिए हेल्पफुल होती है। डिस्क्रिप्शन मेटा टैग के ज़रिए हम सर्च इंजन्स को बताते हैं कि इस वेब पेज के अंदर किस किस्म का कंटेंट अवेलेबल है। ऑथर मेटा टैग के ज़रिए हम सर्च इंजन्स को बताते हैं कि इस वेब पेज का ऑथर कौन है। व्यू पोर्ट मेटा टैग के ज़रिए हम ब्राउज़र को बताते हैं कि इस पेज को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। विड्थ इज़ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ, इसका मतलब ये है कि जो वेब पेज है उसकी विड्थ डिवाइस की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होगी। और इनिशियल स्केल हमने 1.0 सेट किया है। इसका मतलब ये है कि इस पेज का इनिशियल जूम लेवल 1.0 होगा। आई फ्रेम टैग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो वेबसाइट एक्सटर्नल एम्बेडिंग को अलाउ करती हो। इस एग्जांपल में हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को अपने इस वेब पेज के अंदर एम्बेड किया है। सोर्स एट्रीब्यूट के ज़रिए हम उस वेब पेज का लिंक ऐड करते हैं जिस वेबसाइट को आप एम्बेड करना चाहते हैं। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम आई फ्रेम की विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आई फ्रेम टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करने के लिए उस वीडियो पर राइट क्लिक करें और कॉपी एम्बेड कोड के ऑप्शन पे क्लिक करें। इससे यूट्यूब वीडियो का एम्बेड कोड कॉपी हो जाएगा। अब अपने कोड एडिटर के अंदर Ctrl+V के ज़रिए आप उस कोड को पेस्ट कर दें। अब आप वीडियो की हाइट और विड्थ को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कि ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और ये 100% अवेलेबल विड्थ को कवर करते हैं। डिव एलिमेंट, पैराग्राफ, ब्लॉक कोट और हेडिंग्स वगैरह ये सारे एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इन लाइन एलिमेंट्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नई लाइन से शुरू हों, बल्कि जहाँ पे पिछला एलिमेंट ख़त्म होगा वहीं से इन लाइन एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। स्पैन टैग, एंकर टैग, आई टैग, लेबल और इमेज टैग वगैरह ये सारे इन लाइन एलिमेंट्स या इन लाइन टैग्स हैं। इस एग्जांपल में हमने एक पैराग्राफ एलिमेंट ऐड किया है और एक स्पैन एलिमेंट ऐड किया है। जो कि पैराग्राफ एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये 100% विड्थ को कवर करता है, इसीलिए इससे नेक्स्ट एलिमेंट इन लाइन एलिमेंट होने के बावजूद न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप पैराग्राफ एलिमेंट को स्पैन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें तो अब चूँकि दोनों स्पैन एलिमेंट्स हैं और स्पैन एलिमेंट जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, तो जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस था। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि HTML पेज के अंदर आप फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म ऐड करने के लिए हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म के अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह की इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपुट टैग इस्तेमाल करते हैं और इनपुट टैग जो है ये सेल्फ़ क्लोजिंग है और इसकी हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं। इनपुट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बटन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपकी इनपुट जो है वो चेक बॉक्स है तो आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स अवेलेबल हैं। आप इन सारी टाइप्स को ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे टाइप डिफ़ाइन करते हैं टेक्स्ट। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें हमारे पास एक इनपुट फील्ड जो है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी टाइप टेक्स्ट से चेंज करके नंबर कर दें और इस पेज को रिफ़्रेश करें सेव करने के बाद, तो आप देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया है जहाँ से हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आप इनपुट की डिफरेंट टाइप्स को ऐड करके देख सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 इनपुट्स ऐड करते हैं। फर्स्ट इनपुट हमारे पास उसकी टाइप टेक्स्ट है और सेकंड इनपुट हमारे पास है इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और एक और हम इनपुट यहाँ पे ऐड करते हैं
बटन के लिए इनपुट, टाइप, सबमिट, इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब अगर आप इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये 3 फील्ड्स इस फॉर्म के अंदर ऐड हो गई। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कौन सी फील्ड जो है वो किस पर्पज़ के लिए है। तो ये डिफ़ाइन करने के लिए हम लेबल का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, लेबल, और यहाँ पे हम इस इनपुट के लिए लेबल ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम। अब अगर आप इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें तो फर्स्ट जो इनपुट है उसका लेबल हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम BR टैग ऐड करते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट इनपुट है वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हो। इसी तरह हम जो दूसरी हमारी इनपुट फील्ड है उसके लिए हम लेबल डिफ़ाइन करते हैं, पासवर्ड। इसको आप सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें तो ये आ गया हमारे पास पासवर्ड इनपुट फील्ड। अब हम चाहते हैं कि इस सबमिट बटन को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएं, तो उसके लिए हम पासवर्ड की इनपुट फील्ड के बाद BR टैग या ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं। इसको रिफ़्रेश करें। अब देखें जो सबमिट बटन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप इनपुट फील्ड के अंदर कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप एट्रीब्यूट के बाद आप प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड यूज़र नेम हेयर। आप इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें पेज को। अब देखें यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड हो गया है, जिससे यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप पासवर्ड के अंदर भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड पासवर्ड हेयर। इसी तरह आप इस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और उसकी टाइप के थ्रू आप उस इनपुट फील्ड की टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। हर इनपुट के लिए एक नेम का एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं। ये नेम का एट्रीब्यूट हर इनपुट फील्ड के लिए यूनिक होना चाहिए। हम पहले इनपुट के लिए नेम एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम कोई यूनिक नेम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम। इसको सेव कर दें। अब इसी तरह हम पासवर्ड की इनपुट फील्ड के लिए भी नेम एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं, पासवर्ड। कोई सी 2 इनपुट फील्ड्स जो हैं उनके नेम्स सेम नहीं होने चाहिए। अब आप इसको सेव कर दें। ये नेम एट्रीब्यूट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ये फॉर्म का डेटा सबमिट होगा तो हम हर इनपुट की फील्ड की वैल्यू को इन नेम एट्रीब्यूट्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अब हम फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स का जिक्र करते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम उस फाइल का पाथ देते हैं जिस फाइल पे हम इस फॉर्म का डेटा सेंड करना चाहते हैं। अगर हम इसी पेज के ऊपर अपने फॉर्म का डेटा सबमिट करना चाहते हैं तो हम इस फाइल का पाथ Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करेंगे और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसको सेव करें। अब अगर आप इस पेज को रिफ़्रेश करें और फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड करें, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। अब आप इसको सबमिट करें। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आप इस URL को नोट करें तो आपके फॉर्म के दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यूज़र नेम इज़ जुनेद और पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5। अब हम फॉर्म के एक और एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो कि है मेथड। मेथड में हम फ़िलहाल 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं, गेट और पोस्ट। अगर आप मेथड की वैल्यू गेट ऐड करेंगे तो आपके फॉर्म का डेटा क्यूरी पैरामीटर्स के तौर पे या URL के अंदर एम्बेड होके सेंड होगा, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड की वैल्यू गेट होती है। यही वजह है कि जब हमने मेथड डिफ़ाइन नहीं किया था तो हमारे फॉर्म का डेटा URL के अंदर सेंड हुआ था। अगर हम मेथड पोस्ट डिफ़ाइन करेंगे तो आपके फॉर्म का डेटा URL के अंदर सेंड नहीं होगा, बल्कि वो हिडन फॉर्म के अंदर सेंड होगा और इस डेटा को फिर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP है उसके मुख्तलिफ फंक्शंस के थ्रू गेट करते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि गेट मेथड कब यूज़ किया जाता है और पोस्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है। अगर आपके फॉर्म का डेटा सिक्योर हो जिसको आप URL के अंदर शो नहीं करना चाहते तो उस केस में हम मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम मेथड गेट यूज़ करते हैं जिससे आपके फॉर्म का डेटा URL के अंदर शो हो जाता है।